इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th भारतीय कला का परिचय, जिसका हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इंडो इस्लामिक वस्तु कला, कुछ कलात्मक पहलू। इसमें हमको साफ साफ मालूम चलेगा कि इंडो इस्लामिक, हिंदुस्तान में आने वाले इस्लाम धर्म के वस्तु कला क्या थे और उनके कला के कुछ नमूने यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हो, अभी यहाँ पर दिख रहा है ना तस्वीर। हाँ, उसी प्रकार के भवन ये लोग बनाया करते थे। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 20-20 मंजिला बिल्डिंग बनाया करते थे, लेकिन वो मीनार के रूप में। चलिए आगे शुरुआत करते हैं पाठ को। इसके पहले बता दो आप कि पीछे का चैप्टर कैसा लगा आपको। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। आज से करीबन 1200 या 1300 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म भारत की तरफ आया, चाहे स्पेन में आया। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागर, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्ष तक समय समय पर आते रहे। और खासकर जो सौदागर आते थे, परिवार आता था, व्यापारी आते थे, धर्मगुरु आते थे, जिसको मौलवी बोला जाता था, चाहे जो जीत कर आ रहा है, उनके साथ ही इधर धीरे धीरे इस्लाम धर्म आ गया। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारत निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था। और जो मुस्लिम लोग थे वो सिंधु और गुजरात के इलाके में वो लोग भवन निर्माण का कार्य आज से करीबन 1200 साल पहले ही उन लोगों ने शुरू कर दिया था। मगर बड़े पैमाने पर भवन का निर्माण कब शुरू हुआ? जब ईसा की 13वीं शताब्दी, आज से करीबन 800-900 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी, जब तुर्की का शासन स्थापित हो गया भारत में। और जब उनकी शासन स्थापित हो गई, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीत लिया और जीत कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी तक, आज से करीबन 800 वर्ष पहले, तो 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश, बहुत बड़ा विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था कि ऐसे बनेगा। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण, भवन को बनाना या कुछ अलग प्रकार के नमूना को बनाना, अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी। अलग अलग प्रकार की विधि, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग सब किसी को आता था। जैसे में आप देख सकते हैं सहतीरों, टोडो, अनेक खंभों के सहारे छत का निर्माण। आगे आता है चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण। तो इसमें अलग अलग भवन के डिजाइन भी आ जाते हैं। चाप का मतलब समझिए, यहाँ पर चाप लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी। चाप लकड़ी और पत्थर की बनती थी, इसलिए ऊपर के ढांचे की बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। ऊपर का बोझ वो पूरी तरीके से नहीं सहन कर सकती थी, क्षमता उसके में नहीं था। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार, गुंबद का जो बोझ होता है उसको उठाए रखने के लिए ढोलदार चाप, मतलब पूरा चारों तरफ से ढोल वाला, तो ढोलदार चापों, मेहराबों की जरूरत पड़ी, उन लोगों ने बना दिया। ऐसे मेहराबों को डांट पत्थर से चापबंध के माध्यम से बनाया जाता था। उसको ठोक ठोक कर बाकी चारों तरफ से बनाए जाते थे और अंदर से भी उसका मटेरियल भर दिया जाता था। आगे चलते हैं, आगे समझ में आएगा। लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबदों के अंदर खंभे न होने के कारण, उस गुंबद के अंदर खंभा न था, इसीलिए उसके कारण जगह ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा दिखने लगा, क्योंकि खंभा तो था नहीं, तो उस भवन का इलाका भी बहुत बड़ा दिखने लगा। ये देखो बगल में आपको कुतुब मीनार देखेगा। क्या? कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। आपने देखा, फोटो में देखा होगा। चलिए आगे जानते हैं। इन देशांतरों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा है कि, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, मुस्लिम शासक जो थे
स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया और उन्होंने इन तकनीकों को देख परख कर कुछ को स्वीकार किया और कुछ को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो इधर के तकनीक थे कुछ उसको ले लिया, कुछ को हटा दिया, भाग हम नहीं लेंगे इसको। कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया और कुछ कला को, कुछ विशेषताओं को कुछ परिवर्तन करके उसको अपना लिया गया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया, जिसको हम इंडो इस्लामिक बोलते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के धर्म का मिश्रण हो चुका है। आज भारत में हम ना हिंदी बोलते हैं और न ठीक से उर्दू ही बोलते हैं, सबको मिलाकर एक मिली जुली भाषा बोलते हैं। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई हैं, जिसके अनुसार भवन बने हैं, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सरसेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जा सकता है। इंडो इस्लामिक मतलब हिंदुस्तान, इंडिया का और इस्लामिक धर्म दोनों को मिलाकर जो भवन बनाए गए हैं वह इंडो इस्लामिक कला हो गया। फिर से इंडो सार्सेनिक उसको बोला जा सकता है। इंडो सार्सेनिक को इंडो अरबिक भी बोला जा सकता है। इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। तो याद रहेगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला किसे कहते हैं, इंडो सार्सेनिक वास्तुकला किसे कहते हैं, इंडो अरबिक वास्तुकला किसे कहते हैं। हाँ, बस यही पूछेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि जो भी हिंदू है यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र अलग अलग क्षेत्रों में है, हर जगह पर है। जबकि मुस्लिम धर्म यूनानी, जो मुस्लिम धर्म मानने वाले होते हैं, यह सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। और जो मोहम्मद हैं उनके पैगंबर मतलब सेनापति वगैरह ही हैं। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं और हिंदू जो है अलग अलग सतह, अलग अलग जगहों पर भी कुछ ना कुछ वो लोग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। मुस्लिमों को, जो भी मुस्लिम थे, तो मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रकृति बनाना मना है। मुस्लिम चाहते हैं किसी भी सजीव रूप पे जो चीज चलित है, जिंदा है, उस पर हम अपना कोई भी प्राकृतिक तौर पे जो है उस पर हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे। कुछ उस पर बनाने को उन लोगों को मना है कुरान के माध्यम से। इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अर्बरक यानी बेलबुट का काम ज्यामितीय रूपों और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। उन लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना और डिजाइनिंग, कढ़ाई करना ये लोग चालू कर दिए। वो लोग क्या क्या किए, वो लोग अरसबरक यानी बेलबुट कुछ काम किया पत्थर पे, नहीं तो वो लोग सुलेखन किसी भी चीज कुछ लिखने की कला को आगे बढ़ाया। तो वो लोग ऐसे अरबी भाषा में लिखा करते थे, तो उन लोगों का भाषा अरबी हुआ करता था। उर्दू जानते हो ना कैसे लिखा जाता है, वैसा ही। नहीं जानते हो तो गूगल पे सर्च मार लो अरबी क्या होता है, समझ में आ जाएगा। तो उसका उन लोगों ने विकास किया, शुरुआत किया। आगे आते हैं संरचनाओं के स्वरूपकार, जिसमें हम देखेंगे अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। धार्मिक भी थी और धर्मनिरपेक्ष भी थी। दोनों कला यहाँ पर अब तो मौजूद हो गया था और उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे। अलग अलग प्रकार के मुस्लिम शासक हो चाहे छोटे बड़े कोई भी हो, तो अपना उसमें जोड़ जाड़ करके कुछ ना कुछ बनाने लगे। जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए, रोज पूजा करने के लिए, और मुस्लिम लोग उसको इबादत बोलते हैं। तो इबादत करने के लिए मस्जिदें बनाई गई, जमा मस्जिद बना, मकबरे बने, दरगाह बनाया गया, मीनार को बनाया गया, हमाम बना और उसके बाद से
सुनियोजित बाग बगीचे बनाए गए जहां पर लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मदरसे बनाए गए पढ़ाई के लिए, सराय या करवा सराय बनाए गए, वहां पे सराय बनवाए गए, चाहे करवा सराय बनाए गए, मतलब आने जाने के लिए लोग जो आते जाते हैं उनके ठहरने के लिए जगह। और कोस मीनार बनाया गया जो बड़ी 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 ऊंची ऊंची हुआ करती थी, आज भी जैसे कुतुब मीनार। ऊपर से कोई ना कोई उस पर चढ़कर देखता था चारों तरफ, कौन आ रहा है, नहीं कौन आ रहा है, इधर से आ रहा है, वही आ रहा है, और चिल्ला के बोलेगा ये आ गया रे, तो सब किसी को सुना जाएगा, सब तोप तैयार कर देंगे, मारो इसको। विश्व की अन्य जगहों की बात कर लिया जाए तो भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया था जिनके पास धन इकट्ठा हो, जिसके पास पैसा रुपया हो, वही घर बनाएंगे ना। उतरते क्रम में देखे तो वे शासक, अब धीरे धीरे देखते हैं कौन कौन लोग घर बनाते थे। शासक के बाद आता था सामंत, मंत्री, जो वो लोग बड़का बड़का भवन बना कर रखते थे, चाहे उनके परिवार के लोग, सौदागर, व्यापारी लोग जो आते हैं बेच कर चले जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर बना कर कुछ चले गए। उनकी श्रेणियां, मतलब उसके इर्द गिर्द आने वाले लोग भी जो उनके पास काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग बनाते थे। ग्राम के लोग, गांव के लोग बनाया करते थे, या किसी पंथ के अनुयायी गण, मतलब मुस्लिम का मौलवी, हिंदू का हो गया तो आपको पंडित वगैरह, ये लोग घर बनाया करते थे। अब शैली कौन सा इस्तेमाल होता था? इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी, तुर्की प्रभावों तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते ही हैं। आप इंडो इस्लामिक घर पर देख लो, जो हिंदुस्तान में आपको कुछ इंडिया का कला, कुछ मुसलमानी कला बाहर से जो आया, तुर्की लोग जो लेकर आए, उन सबको मिलाकर इंडो इस्लामिक वास्तुकला का इस्तेमाल जब करके किसी घर को बनाया गया, वो आज भी कई इलाकों में देखने को दिखता है। धीरे धीरे आपको नीचे जब पढ़ोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के भवन दिखाई देंगे, उसके बारे में बताया जाएगा, कॉलम कैसे निकला, क्या नींव कैसे हुआ, कितना मोटा दीवार। यहाँ पर एक तो बिल्डिंग है जिसका 10 फीट उतना मोटा दीवार है केवल उसका। दिल्ली का लाल किला जाओगे, 17 फीट का वो है केवल चौड़ाई उसका दीवार का। लेकिन भारतीय वास्तुकला तथा अलंकारिक शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। जो भारत के वास्तुकला थे, इधर के लोग जो शैलियों को सोच लेते थे, बनाते थे, वह थोड़ा सा इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला निर्माण होना चालू हो गया, उसको थोड़ा सा प्रभावित तो किया ही। क्योंकि नया चीज मार्केट में आता है तो लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अपना नहीं लेते हैं। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, और जो सामग्री उन लोगों को चाहिए, इंडो इस्लामिक वाले इलाके के जितने भी लोग थे, उन लोगों को मिलेगा नहीं, जल्दी बनवाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर है, इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, साधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों की संदर्भ अनुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। और जो बाद में इंडो इस्लामिक आया वास्तुकला, तो उसके साथ साथ अब कोई भी सामग्री आता है, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला आया तो उसको बनाने वाले कोई ना कोई तो होंगे, तो वो मिलेंगे नहीं जल्दी। जैसे मैं उसको डिजाइन जो बनता था उसके लिए सामान जल्दी मिलेगा नहीं, सामान फिर से बनेगा, उसके बाद से इस्तेमाल होगा। जो भी संरचना हमें बनाना है, उसको बनाने के लिए यहाँ पर इंजीनियर नहीं हुआ करते थे उस समय, अभियंता, वो लोग भी नहीं मिलेंगे आपको ठीक तरीके से। और उस काम में आने वाले अनेकों लोग, वो लोग भी जल्दी मिलते नहीं थे। क्योंकि उस जमाने में मैंने विजयपुर के बारे में जाना, तो उसका भी बिल्डिंग उतना बड़ा बड़ा था नहीं, महल उतना बड़ा था नहीं, लेकिन खतरनाक था। लेकिन बाहर के जो वास्तुकला आया, उसको बनाने के लिए नए नए जितने भी कामगर थे, जितने भी इधर मिस्त्री मजदूरा थे, ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि इनके लिए उतना कर पाना उतना अच्छा नहीं होता था। क्योंकि पहले के लोग गुंबद नहीं बनाया करते थे, लेकिन जब इंडो इस्लामिक आया तो गुंबद बनना चालू हो गया। तो गुंबद जो शुरुआती तौर पर बनाएगा, उसको तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। और अन्य देशों की तरह दूसरे देशों की बात कर लिया जाए तो मध्यकालीन भारत के लोग
मध्यकालीन भारत के लोगों ने एक धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर फिर से आप जानो कि अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत में क्या, यहाँ पर मध्य भारत नहीं बोल रहा है, मध्यकालीन भारत, जब इंडो इस्लामिक परंपरा इधर को आया, हिंदुस्तान में, भारत में आया, तो लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता, पहले लोग जो भी घर बनाते थे, भवन बनाते थे, उसमें धर्म जरूर होता था। मुसलमान बनवाएगा तो मुसलमान के घर में मुसलमानी डिजाइन, हिंदू बनवाएंगे तो हिंदू के घर में हिंदू डिजाइन, तो अलग अलग प्रकार के डिजाइन हुआ करते थे। तो इसी के वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण था कि धर्म और धार्मिकता को लेकर चले। फिर भी उन्होंने दूसरे के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदाहरण पूर्वक अपना लिया। फिर भी कुछ भी हो, लेकिन बाहर के लोग भी आए थे, तो उनके वास्तुकलात्मक प्रभाव को भी, उनके शैलियों को भी इधर के लोगों ने अपना लिया, कुछ सुधारा, कुछ उसमें परिवर्तन किया, तब अपनाया, और किसी चीज को नकार ही दिया, सीधा तरीके से नकार दिया कि हाँ हम ये सब नहीं करने वाले हैं। आगे आते हैं शैलियों के प्रकार। अब जानते हैं शैली के प्रकार कौन कौन से थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, अलग अलग प्रकार के श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली। जिनका नाम क्या है? शाही शैली, जिसको दिल्ली सल्तनत उसको बोला जाता है। उसके बाद से आते हैं प्रांतीय शैली, मुंड, गुजरात, बंगाल और जैनपुर। उसके बाद से आता है मुगल शैली, इसमें दिल्ली, आगरा, लाहौर और ढक्कन शैली। ढक्कन शैली में आएगा बीजापुर, गोलकोंडा। ये श्रेणियां वास्तुकलात्मक कार्य की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। फिर से यहाँ पर सोचो, जब इंडो इस्लामिक के साथ कुछ भी बना, जैसे में केंद्र में जो बनता था तो शाही शैली बोलते थे, जिसको दिल्ली सल्तनत में बनवाया गया था। फिर प्रांतीय शैली में आ गया, अलग अलग प्रांत में महल बनने लगे, भवन बनने लगा, तो उसमें मुंडू, गुजरात, बंगाल और जैनपुर का इलाका आते हैं। उसके बाद ले लिया जाए तो मुगल शैली। अब तुर्की शैली के बाद मुगल शैली तो आया ही, तो मुगल शैली कहाँ कहाँ था? दिल्ली, आगरा, लाहौर। और ढक्कन की शैली थी बीजापुर और गोलकोंडा। और ये जितने भी वास्तुकलात्मक श्रेणियां हैं, उनका कार्य जो था, विशिष्टताओं को ध्यान पर, हर बातों को ध्यान पर रखकर ही बनाई जाती थी, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन होता तो उसमें परिवर्तन हो सकता था, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन अब नहीं हो सकता है। लेकिन कमाल का डिजाइन था, बहुत जबरदस्त। ये सामने जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये जालीदार नुमा आपको देख रहे हो, ये सब कंक्रीट जैसे पत्थर को काट उठ के बनाया गया, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है जटिल जाली का काम। जटिल जाली का काम आमेर किला, ये आमेर किला है जयपुर का। आमेर में जोधाबाई रहा करती थी, तो उन्हीं के महल में ये सब बनवाया गया था। शायद उनके रहते हुए बनवाया गया हो, मरने के बाद बनवाया गया हो, लेकिन ये बना था, अभी भी बना है। जब अंग्रेज लोग थे, पता नहीं उसमें क्या किए होंगे, क्या नहीं किए, लेकिन फिर भी इस सब को सुरक्षित रखा उन लोगों ने। जिसमें से आप ऊपर की डिजाइन देख सकते हो, कितना मस्त कारीगरी है। और नीचे के डिजाइन में आप दीवार को देखो, यहाँ पे दीवार करीबन नहीं भी तो 20 से 25 इंच का तो लग ही रहा है, 20 से 25 इंच का है। लेकिन बीच में आप दोनों खंभों के बीच में देखोगे एक गैप भी है, मतलब ऐसे डिजाइन से बनाया गया कि ये गैप भी हो जाए और ऊपर बिल्डिंग खराब भी हो जाए। लेकिन ये दीवार करीबन 25 से 30 इंच से कम नहीं है, बड़ा है। अब ऐसे ही बड़े बड़े घर बनाए जाते थे उस समय। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। आगे आता है उदाहरण पूर्वक देखा जाए, क्योंकि हर चीज में उदाहरण तो चाहिए, तो उदाहरण पूर्वक ग्रहण और प्रभाव। क्या चीज? ग्रहण और प्रभाव। अब ग्रहण और प्रभाव क्या है, यहां पर समझिए। प्रांतीय शैलियों में जो हर अलग अलग राज्य में हुआ करता था, जैसे में बंगाल और जैनपुर,
तो बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है, क्योंकि दोनों के वास्तुकला में कुछ ना कुछ फर्क है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप है। कैसे? क्योंकि उसके संरक्षक जितने भी थे, जिन्होंने मकबरा बनवाया, मस्जिद बनवाया, दरगाह बनवाया, उन लोगों ने क्या किया, जो क्षेत्रीय मंदिर, उस इलाके में जितने भी मंदिर थे, उनके परंपराओं को भी उन लोगों ने अपना लिया। उन लोगों ने जितने भी थे उधर के मस्जिद, मकबरा, दरगाह बनाने वाले लोग, उन सारे तत्वों को अपना लिए थे। जैसे कि तोरण। अब वो कौन कौन से परंपरा को अपना लिए, उसमें तोरण आता है। पहले तोरण आता है मंडप की सजावट। उसके बाद आता है मेहराबों में सरदल। आप कहीं भी दरवाजा देखोगे पुराने जमाने में, तो एक गोला अर्ध चांद जैसा बनाया जाता था, तो उस पर बनाया गया कारीगरी लिंटर, जिसको हम आज के जमाने में बीम बोलते हैं। ठीक है, पूरा आगे मजबूत हो जाए वो इलाका। घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्ण और उत्कीर्णित फलक, जिसमें वृक्ष उकेरे गए थे, और ऐसे इलाके भी उन लोगों ने अपना लिया जिस पर हम लोग चित्र में वृक्ष बना दिया करते थे। जंजीर वाला आप महल में देखे ना, कि आपको जालीदार पूरा दीवार जैसा था, उसको बनवाया गया। घंटी को उन लोगों ने अपना लिया, घंटी वाला दीवार बनाने लगे वो लोग। तो ऐसे अनेकों प्रकार की हमारी जितने भी इधर का वास्तुकला था, उसको भी उन लोगों ने अपना लिया। इसके विपरीत, चलो विपरीत छोड़ो, मैं बताता हूं अभी गांव इलाके का हाल। आप कभी भी गांव में चले जाओगे तो आपको छाजा दिखेगा, हर घर में छाजा दिखेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग के सनातन, मतलब जो भी हिंदू परिवार का था, हिंदू वास्तुकला जितने भी थे, जितना भी भारत का वास्तुकला था, उसमें छाजा तो आता ही नहीं था। छाजा कभी आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। झोपड़ी में कहां तुम छाजा लगाओगे यार। पहले के लोग तो झोपड़ी लगा कर रहते थे, झोपड़ी में छाजा लगाएंगे नहीं। हाँ, मचान हुआ करता था। मचान, अलग अलग प्रकार के चौखुंडा बनाए जाते थे, जिसमें हम सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद आज के जमाने में देख लो मंडप। आज में गोल गोल मंडप देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको गोल गोल मंडप दिखेगा। लेकिन पहले हम लोग उसको लंबा, गोल ही रहेगा, तीन कुट्टा चरकुट्टा रहेगा, लेकिन सीधा ऊपर चला जाएगा। किधर जाएगा? आसमान की तरफ चला जाएगा। तो इधर की सभ्यता वैसी थी। आगे चलते हैं तो इसके विपरीत देखा जाए तो सरखेज के शेख, जो सरखेज के शेख थे, उनका नाम था अहमद खट्टू। तो अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर से बनी दरगाह, वे क्या किए, सफेद संगमरमर से उन्होंने दरगाह बनवाया। दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों ने, जो 15वीं सदी में जब मोहम्मद खट्टू आया, तो उन्होंने सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करवाकर वहां पर दरगाह बनवाया, जो अच्छे अच्छे मुगल मकबरों को भी परास्त कर दिया। क्योंकि कहाँ लाल लाल बिल्डिंग, कहाँ उजला एकदम संगमरमर जैसा, एकदम उजला चांदी जैसा, दूध जैसा बिल्डिंग, किसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। आगे आता है अन्य सजात्मक रूप। अब हम अलग अलग प्रकार के सजाने वाले रूपों के बारे में पढ़ेंगे। दीवार पे कारीगरी, फर्श पे कारीगरी, छत पे कारीगरी, लिंटर पे कारीगरी, अभी हमने पढ़ा ही तोरण पर कारीगरी, और उसके बाद से हमने दरवाजे पर पढ़ा, दरवाजे को क्या बोलते हैं, मेहराब, मेहराबों पर कारीगरी। इन सब के बारे में पढ़ा, थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। इन स्वरूपों में कटाव, कुछ भी बनता था उसमें कटाव अच्छा होता था। इन स्वरूपों में कटाव, उत्कीर्ण या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। प्लास्टर मारकर भी उस पर डिजाइन बनाए जाते थे, काट काट कर। ऐसे हम लोग पहले के घर में देखा करते थे। हमारे घर में अभी भी है, गांव वाला जो घर है ना, उसमें प्लास्टर को काट के डिजाइन बर्फी जैसा बनाया गया है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था, एकदम सादा छोड़ दिया जाएगा, या उसमें रंग भरे जाते थे। सादा छोड़ेंगे नहीं तो रंग भर देंगे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे। नमूने के तौर पर पत्थर पर पेंट करके उसको कहीं ना कहीं चिपका दिया जाता था, या पत्थर में उकेरे जाते थे। कुछ पत्थर पे पेंट करेंगे नहीं तो उस पर डिजाइन बनाकर आपको पेश कर दिया जाएगा। इन नमूनों में तरह तरह के अलग अलग प्रकार के फूल शामिल थे।
ये फूल उपमहाद्वीपों में और बाहरी स्थानों पर, खास तौर पर ईरान में लगते थे और ईरान से फूल मंगवाकर इसमें लगाया जाता था। आगे आता है चापों और मेहराबों के भीतर आ जाता है। अंदर का पूरा चाप और दरवाजा वाला इलाका में भीतरी मोरों में कमल जैसा, तो कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। लगेगा कि कमल की कली वहां पर खिल रहा है, वैसा। दीवारों को भी हमने आज के जमाने में कैसा दीवार देखा, अलग अलग प्रकार के ना, कोई पुट्टी मरले, कोई पेंट मरले है, कोई का किया है, कोई वाटर पेंट मरले है, तो कोई उस पर स्टिकर चिपका दिया है, वैसा वगैरह। तो दीवारों को भी सरू, चुनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। दीवार को देखोगे तो उस पर पेंटिंग, चूना वगैरह कुछ भी, चाहे अलग अलग प्रकार के 3D पेंटिंग, जैसे वृक्ष बना देना, महल बना देना, पहाड़ बना देना, किसी का फोटो बना देना, ये सब आम बात था, आम नमूने थे ये लोग। भीतरी छत को सजाने के लिए, अंदर के छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइन के बारे में देख लेते हैं। इनकी डिजाइन कपड़ों और गलीचों, शायद धोती की बात हो रही हो, तो गलीचों पर भी पाई जाती है। और मुसलमानी कपड़ा देखो, लुंगी वो लोग पहनते हैं, लुंगी कुर्ता, तो उस पर भी कुछ ना कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई गई। अब इधर 300 वर्ष में टाइल्स लगाना भी चालू हो गया था। इस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला था। कौन कौन सा? नीला, फिरोजी, हरा और पीला रंग जो था वो फेमस रंग था। और उसके बाद सतही सजावट, जो फर्श का सजावट था, उसके लिए खास तौर पर दीवारों के हाशियों की कुछ ना कुछ सजावट होती होगी ना, तो उसके लिए चरखाना या चौपर पचकीकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यहाँ पर आप समझोगे चरखाना और चौपर क्या होता है। चरखाना, चौपर, ऐसे चौपर तो आज के जमाने में हेलीकॉप्टर को भी बोला जाता है। चौपर का मतलब होता है छोटा सा चरखुट्टा इलाका जैसा, वैसा ही। तो चौपर, जिसको पच्चीकारी, उसका एक तकनीक होता था, मतलब उतना बड़ा ही रहेगा, लाओ वहां पर लगा दो, वहां पर लाओ कहीं पर डुबाओ, वहां पर चिपका दो, जिस तरह मोहर होता है ना, शायद वैसा ही। तो पच्चीकारी का इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्द मणि, जो अंदर की दीवार हुआ करती थी, उस पर लाजवर्द मणि, लेपिस लेजूली, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लेपिस लेजूली, का भी प्रयोग किया जाता था। ये उधर का बात है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अन्य किस्म की सजावटों की बात किया जाए थोड़ा सा उसका भी, तो अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबूट क्या होता है? जैसा कि हमने आज के जमाने में मोहर का नाम सुना है, तो बेलबूट में मोहर ही आता था कि उसको छपाई का काम होता था। तो उस पर छापने के लिए एक अलग प्रकार का ढांचा आता था, रंग लगाकर छाप दो उस पे, तो उसको बेलबूट बोलते थे। तो बेलबूट के काम को भी बहुत ज्यादा सराहना किया गया, बहुत ज्यादा लोगों ने करवाया अपने अपने घरों में। आगे आता है सुलेखन। अब उन लोगों ने सुंदर सुंदर लिखने की परंपरा को भी अपना लिया, उसको भी साथ लेके चलने लगे। ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्ण शामिल थे। अब जो भी बनाते थे एकदम स्पष्ट तरीके पर उभार कर, मतलब ऐसा बनाते थे जो बढ़िया से गहराई वाला दिखे। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता है। यहाँ पर था लिखा है, अभी भी जालियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पर जालियों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता था। कौन से जाली? वो लोग पत्थर की जाली बोल रहे हैं, नहीं तो उन लोगों ने लोहा को मोड़ कर जाली बनवाया था। आगे देखते हैं। उच्च उभारदार उत्कीर्ण त्रिआयामी जैसी दिखाई देती थी। अब आप उभारदार उत्कीर्ण को देखेंगे तो आपको लगेगा तीन कोनी ट्रेंगल होता है ना, वैसे ही वो लोग डिजाइन देते थे उसमें। चापे मेहराबो, शादी मेहराबे,
और सिमटी हुई थी। यहाँ पर चाप और मेहराब ये जितनी भी थी वो सिमटी हुई थी एकदम, मतलब वो उतना बड़ा दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी था, बड़ा ही था। और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी, ऊंची और बहुत ज्यादा आक्रामक भी होती थी, विशाल भी था। जैसे मैं बुलंद दरवाजा को आप देख ही लो, ताजमहल के दरवाजा को देख ही लो आप, कितना बड़ा बड़ा है, आप उसके सामने अंडे लगोगे। 16वीं शताब्दी और उससे आगे, 16वीं शताब्दी और उसके आगे चापे तिपुलिया या बहुत से बेलबूटों वाली बनाई जाने लगी। अब ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, ये दीवार पर डेडो, ये दीवार पर डेडो पैनल है। आपको यहाँ पर ऐसे ही डिजाइन बनाकर दिए जाते थे और इसका टाइल्स भी आता था उस समय। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं बनाया, सब चीज बनता था। और नीचे वाला तस्वीर है पियत्रा ड्यूरो, पियत्रा ड्यूरो का काम आगरा में, ये सब डिजाइन किया जाता था और इससे ही टाइल्स लगा दिए जाते थे। और नहीं तो इसको मुहर जैसा रबर में बना देंगे और पेंट लगाकर छाप देंगे। तो वैसे भी तकनीक बहुत ज्यादा थी। पहले के जमाने में साड़ी पर कौन सा तकनीक होता था, यही ना तकनीक चलता था। चापों के स्कंद गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। अब चापों के इलाका को देखोगे, चाप देखोगे उधर का, तो गोल होगा पूरा और लगेगा कि उस पर गहना लगाया गया है। वैसा ही जिस तरह गहने को सजा दिया जाता है ना चारों तरफ से, वैसे ही ऊपर से भी उसको सजा दिए जाते थे। व्योम रेखा, केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों। अगर व्योम रेखा, किसी भी गुंबद को देखोगे तो उसका एक केंद्र होता था ऊपर का, बीच वाला इलाका, तो बीच वाले पर्सन पर एवं अन्य छोटे गुंबदों, चाहे छोटा गुंबद हो चाहे बड़ा गुंबद हो, उसमें कुछ ना कुछ तो लगाए ही जाते थे। तो अन्य छोटे गुंबदों, छत्रिय और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करता था। उस सामने मिला मिलाकर गुंबद और मीनार को बनाकर ही कुछ ना कुछ बनाए जाते थे, तो महल अच्छा दिखता था। चाहे कुछ भी बनेगा अच्छा ही दिखेगा। केंद्रीय गुंबद की चोटी, केंद्रीय गुंबद की चोटी ले लिए सबसे ऊपर वाला, तो उस पर उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता है। कलश उस पर होता था, अभी भी होता है। अभी भी गुंबद वाला जो भी घर, इलाका, मस्जिद वगैरह जो भी बनेगा, तो उस पर एक कलश, नहीं तो रॉड, नहीं तो कुछ ना कुछ तो उस पर लगा कर रखते ही है। ये लाजमी है कि उस पर लगाना ही है, कुछ ना कुछ तो लगेगा। कभी कभी लगाए जाते हैं अपने धार्मिक रीति रिवाज के कारण, और नहीं तो ऊपर से जब आसमान से जब बिजली गिरेगा तो बिजली रड के सहारे होते हुए जमीन में चला जाएगा। अगर वही रड नहीं होता है तो मस्जिद हो, दरगाह हो, चाहे कुछ भी हो, फटकर अचार हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। भवन निर्माण की सामग्री, अब उस जमाने में भवन बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था। आज कौन कौन से सामग्री लगते हैं, रॉड, ईंट, सीमेंट, बालू, 4 लगता है ना, और एक पानी। उसके बाद से सब खत्म, मिस्त्री सब संभाल लेगा। तो भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला था सामग्री, जिसको रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावट था। अब देखो, कुछ भी जोड़ाई, चिनाई का मतलब जोड़ना, तो जोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो रोड़ी कंकड़ मतलब हल्का हल्का रोड़ी कंकड़ वाले मसाले को उसको लाते थे, तो पीस पास कर उसमें डालेंगे मिट्टी वगैरह। पहले तो गिलवा मिट्टी का ही बनता था, लेकिन पहले के जमाने में भी थोड़ा मोड़ा एक रोड़ी वाला आता था जो चिपचिपा दिखाई देगा, तो उसको मिलाकर जोड़ाई होता था। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफी मोटी होती थी, बहुत मोटा मोटा। इन दीवारों को चुनने के बाद, मतलब उन जितने भी दीवार थे उनको जोड़ने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी। किसकी लिपाई? चूने की लिपाई की जाती थी। और चूना का पहाड़ तो अपने मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, झारखंड में हिले है, पूरा का पूरा है। छत्तीसगढ़ में एक आध गो मिल जाएगा। या पत्थर के चौके जोड़े जाते थे, उस पर आप चूना लगाओ, और नहीं तो सब दोनों तरफ में पत्थर लगाओ। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। कुछ भी बनाने के लिए, जो भी निर्माण करवाना है, तो बहुत से अलग अलग प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल उसमें होता था। जैसे सप्टिक, बलुआ पत्थर,
स्फटिक पत्थर थोड़ा भरभरा था, बलुआ पत्थर भी कुछ उतना बरियार नहीं था, पीला पत्थर डिजाइन के लिए, संगमरमर बहुत अच्छा चमकाने के लिए, इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। चूना पत्थर, सल्फाइड, इसका भी इस्तेमाल होता था। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए, दीवार को एकदम खूबसूरत बनाने के लिए बहुरंगी टाइल्सों का प्रयोग किया जाता था, जो अलग अलग रंगों से सजे हुए थे। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्यों में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। 17वीं शताब्दी मतलब आज से 300 वर्ष पहले से ईंट का आविष्कार हुआ और उसका भी इस्तेमाल होने लगा, और इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और निम्नता आ गई। और जब ये बनना चालू हो गया ना ईंटों से घर, तो जल्दी जल्दी सब चीज बनना चालू हो गया, बहुत लोग बनवाना भी चालू कर दिए, नम्यता आ गई, बहुत ज्यादा तेजी आ गई काम में। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। जो स्थानीय इलाके में जितने भी सामग्री थे उस पर निर्भरता इन लोगों की बढ़ गई। आगे आता है किला और दुर्ग। वही बड़ा बड़ा जो किला चार दीवारी होता था, जिसके अंदर में आपको महल होंगे, बाजार वगैरह लगेगा, पूरा गांव के लोग होंगे, खेती बाड़ी बाहर किया जाता था। तो किला और दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो किला और दुर्ग बनाने के लिए हमेशा ऊंची जगहों का ही इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको भेद पाना, उस किला को भेद पाना मतलब उसमें अपने सैनिकों को ले जाना, मतलब दुश्मन सैनिक उसमें अंदर नहीं आ पाते थे, इसलिए उसको ऊंचा पर बनाया जाता था। ऊपर से लोग मतलब पत्थर फेंकेंगे, आग जलाकर फेंकेंगे, पानी फेंकेंगे, कोनो तीर फेंकेगा, तबे ना दुश्मन सब इधर ढेराशायी हो जाएंगे, मर जाएंगे, और ऊपर आते आते तो सैनिक समझ लेंगे उन लोगों को। इसके आगे हम भाग 2 में पढ़ते हैं। आपको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।